नमस्कार, स्वागत है। और आज मैं फिर से मीडिया और सरकार के गठबंधन और प्यार की बात करने वाला हूं। और क्या है ये नया आयाम गठबंधन में, वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आपने एएनआई का नाम सुना है? नहीं सुना है? एएनआई, जब आप बहुत सारे टीवी चैनल्स में कोई रिपोर्ट देखते हैं, कोई बाइट देखते हैं, किसी का इंटरव्यू देखते हैं, तो आप ये गौर कीजिएगा, वहाँ होता है ANI। ANI क्या है? ANI है एशिया न्यूज़ इंटरनेशनल। ANI भारत की सबसे बड़ी वीडियो न्यूज़ एजेंसी है और उसकी जो चीफ हैं वो हैं नन अदर देन स्मिता प्रकाश। वही स्मिता प्रकाश जिसको सत्ता के गलियारों में पकड़ मजबूत करने की बहुत ही अद्भुत कला आती है, चाहे वो ये सरकार हो चाहे वो पिछली सरकार हो। ये 1986 में जुड़ी थी ANI के साथ और तब से इनको इसीलिए जाना जाता है कि ये सरकार और सरकारी तंत्र को अच्छे से समझती हैं, पकड़ और गढ़ बनाने में माहिर हैं। सरकारी गलियारों में, बड़े बड़े सरकारी ऑफिसेस में, मंत्रियों के करीब पहुंचकर खबर निकालने में, और या फिर ये कहें कि मंत्रियों के मन मुताबिक खबर को दुनिया के सामने रखने में। मैं ये सब सिर्फ इक्का दुक्का इंस्टेंसेस के ऊपर नहीं कह रहा। अगर आप जाके ANI और स्मिता प्रकाश का इतिहास खंगालेंगे तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी। इस टॉपिक पे ANI और गवर्नमेंट की जो मेल जोल है, साठ गांठ है, उस पे कारवां ने बहुत डिटेल्ड एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, कवर स्टोरी भी थी इसी मुद्दे पे वो। और इसके अलावा बहुत सारे तथ्य हैं जो मैं किसी दिन और वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे भारत में जो सबसे बड़ा वीडियो न्यूज़ का सोर्स है ANI, वो सरकार का माउथपीस है और ये दूरदर्शन से भी 4-5 कदम आगे जा चुका है। और नैरेटिव बिल्ड करने में झूठ, डॉक्टर्ड न्यूज़, प्रोपेगेंडा के जीते जागते सबूत मौजूद हैं जो ये प्रूव करने के लिए काफ़ी हैं कि ANI एक कॉम्प्रोमाइज्ड न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है। स्मिता प्रकाश पिछले 2-3 महीनों से एक पॉडकास्ट कर रही हैं जहाँ पे बड़े बड़े लोगों को अपने दफ्तर में बुलाती हैं, बैठाती हैं, चाय पानी पूछती हैं, फिर 2 माइक्स के सामने 2 लोग बैठते हैं और वार्तालाप करते हैं देर तक, बड़ी बड़ी डिस्कशंस। और उसमें से ये निजी ज़िंदगी के बारे में और प्रोफेशनल, पर्सनल सब बात कर लेती हैं। लेकिन उसमें गेस्ट कौन आ रहे हैं? उसमें गेस्ट मुख्य तौर पे वो लोग आ रहे हैं जो सरकार का प्रोपेगेंडा दुनिया में स्थापित करने में एक अच्छे खासे इंस्ट्रूमेंटल रोल अदा कर रहे हैं वो, और जो एक राइट विंग इकोसिस्टम है जहाँ पे इंटेलिजेंसिया का नया नया एक कोजी ग्रुप क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे लाइक माइंडेड राइट विंग पीपल come together, talk, discuss, make fun of people who are trying to fight this government. This victim card, have debit card, have credit card, have all the kinds of cards you want to have. Do not have this victim card. He's not charming, he's harming. Rahul Gandhi. And they try to play a part in the defense mechanism of government against any attack, internal or external on them. अब बात करते हैं कि इस पॉडकास्ट में इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दें तो मुख्य तौर पे वही लोग आते रहे हैं जो स्ट्रैटेजिकली सूट करते हैं बीजेपी को। और उनसे बातें क्या होती हैं? उनसे बातें ये होती है कि सरकार जिन मुद्दों पे फंसती है या फिर जिन मुद्दों पे उनका एक क्लियर स्टैंड होता है, जिसको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, उनको डिफेंड किया जाता है हाफ हार्टेड ट्रुथ के जरिए। ही सेज मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ या व्हाटएवर बिकॉज़ द सेंटर बीजेपी मेरे पीछे पड़ी हुई है। तब जाके घर में बैठो। ओके, ये कहाँ रोना धोना है? नैरेटिव के मामले में जो सरकार में होता है उसका अपर हैंड होता है, वो हर दम कोशिश करता है कि उसकी बात को मीडिया प्रचारित प्रसारित करे। लेकिन पहले ऐसा था कि सरकार इक्का दुक्का लोगों को अपने जाल में फंसा पाती थी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो लोग थे वो 2 चीज़ों पे काम करते थे। एक पत्रकारिता करते थे और दूसरा TRP। पत्रकारिता, TRP। अब क्या हो गया है, पत्रकारिता तो गई भाड़ में, अब भी 2 चीज़ें हैं और वो है TRP और सरकार का
ग्लोरिफिकेशन, महिमा मंडन और उनको भगवान के तौर पे प्रस्तुत करना, और जो अपोजिशन है उनको पूरी तरह से विलन, देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग का बताना। कि सरकार बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुकी है अपने नैरेटिव बिल्डिंग एक्सरसाइज में, और जो आम जनता के मुद्दे हैं वो ना पॉडकास्ट तक पहुंच रहे हैं, ना प्राइम टाइम, और हाल तो इतना बुरा है कि अब उनसे जुड़े मुद्दे हेडलाइन और टिकर में भी नहीं चलते। डेमोक्रेसी हर जगह पूरी दुनिया में बुरे दौर से गुजर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुख्य जो देश हैं पूरी दुनिया में वहाँ पे ये तो है कि मीडिया अलग अलग राजनीतिक खेमों में बटा हुआ है, लेकिन हर खेमे का एक आवाज़ बरकरार है। वहाँ पे मीडिया चैनल्स हैं जो अलग अलग राजनीतिक सोच के साथ खड़े हैं और अपनी आवाज़ रख रहे हैं। ऐसे में एक नागरिक के पास ये ऑप्शन होता है कि मैं 2 चैनल देख के ये बता दूं और ये समझ लूं कि मेरा भला ये सरकार कर रही है या नहीं, या फिर ये अपोजिशन मेरे मुद्दे उठा रहा है कि नहीं, या फिर अपोजिशन सच में गद्दार है। लेकिन हमारे देश में नैरेटिव पूरा वन साइडेड है और सरकार के नैरेटिव के अलावा कुछ नहीं चल रहा मीडिया में। न्यूज़पेपर्स पहले कुछ करते थे, लेकिन वो भी अब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं करते। वो वेट करते हैं कि बाहर का कोई हिंडनबर्ग या फिर BBC या फिर कोई इंडिपेंडेंट न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन एक स्टोरी करेगा, और हम अगर थोड़ी बहुत पत्रकारिता बची है किसी दिल के और ईमान के कोने में तो उठा के बात कर लेंगे बस। लेकिन हम इस सरकार के खिलाफ ना स्टोरी करेंगे, ना इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स लाएंगे, और ना ही इनके द्वारा की गई धांधली पे इनसे सवाल पूछेंगे। आज आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या गौतम अडानी किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि धांधली तो हो रही है। भारत लगभग 140 करोड़ आबादी वाला देश है, और कोई ये बोलेगा कि यहाँ का सबसे बड़ा जो रूलिंग क्लास है वो अचानक से ईमानदार हो गया है। How did Greta Thunberg, Adani, Toolkit come back together? And don't smile, now you know you've been caught. This is not a research group, Monojit. It's a big conspiracy, Sohail. I think we need to really watch out for what has happened here. The call बोलिए अडानी के गुलामों से को आप अभी थोड़ा सा साइड में कर लीजिए, अपनी गुलामी को साइड में कर लीजिए। तो ये यहाँ के पत्रकारिता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है, और ये बताता है कि डेमोक्रेसी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। एक तानाशाही में आपको पता है कि एक तानाशाह है, लेकिन ये जो पैसिव ऑटोक्रेसी है, पैसिव तानाशाही है, वो ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि दुनिया को ये लगता है कि है तो यहाँ डेमोक्रेसी, लेकिन असलियत में डेमोक्रेसी नहीं है। चेहरा रखा गया है लोकतंत्र का, लेकिन आप अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित हैं और उनकी रक्षा करने में नाकाम हैं। उम्मीद है कि लोग इसको समझेंगे।